हम दोस्तों केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रेजोनेंस अनुनाद। हिंदी में बोलते हैं अनुनाद, इसे ही इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस। एक और नाम आपने सुना होगा मेसोमेरिक प्रभाव या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनुनाद होता क्या है। देखिए अनुनाद का मतलब क्या है कि वह एक फिनोमेना है, एक परिघटना है। आप सिंपल मानो कि मैं परिभाषा न समझाकर आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुनाद क्या है? एक परिघटना है जिसमें क्या होता है कि एक ही यौगिक की मतलब सिंगल कंपाउंड कई सारी संरचनाएं लिखा जाना संभव होता है। अब उन संरचनाओं में क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। बेंजीन का बहुत फेमस उदाहरण आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ये इस तरह से लिख दिया, बेंजीन को इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। बेंजीन को इस तरह भी लिखा जाता है। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट किया ना मैंने, इसमें डबल बॉन्ड में यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं बेंजीन के, जैसे इस तरह से बन जाता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन सकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ पे सिंपल से जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उस पर आते हैं हम। अब ये दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं या नहीं है? यौगिक एक ही है, दो संरचनाएं लिखी गई हैं। तो वह परिघटना जिसके कारण एक ही यौगिक कंपाउंड सिंपल है, सिंगल है, कौन सा? बेंजीन। संरचनाएं दो बन गई, दो से अधिक भी बनती हैं इसकी, ठीक है। तो वह परिघटना जिसके कारण एक ही कंपाउंड की दो या दो से अधिक संरचनाएं लिखी जा सकती हैं। अब उन संरचनाओं में क्या है कि अगर हम बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि बेंजीन की तो संरचना ये भैया, करेक्ट है। तो ये संरचना बेंजीन के मैक्सिमम गुणों की व्याख्या करती है, लेकिन कुछ गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती। तो भैया ये 100% सही नहीं है। फिर अगर हम इस वाली संरचना को बिल्कुल करेक्ट मान लें कि ये सही है, तो ये वाली संरचना भी बेंजीन के मैक्सिमम गुणों की व्याख्या करती है, लेकिन 100% गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती। तो ये भी 100% सही नहीं है। अतः इसका मतलब ये हुआ ना तो ये करेक्ट है ना ये करेक्ट है। जो करेक्ट है वो कुछ और ही है, जिसे पेपर पे लिखा जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अनुनादी संरचना वास्तव में पेपर पे ड्रॉ नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुनादी संरचना क्या है, कई संरचनाओं का मध्यमान होती है। मतलब ना तो प्योरली ए और ना प्योरली ए। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बताऊं यहाँ पे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.454 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। भैया अगर ये बॉन्ड सिंगल है तो बॉन्ड लेंथ कितनी? दो चीज़ें दिख रही हैं, या तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा या फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। दो स्ट्रक्चर तो हमें दिख रहे हैं। तो अगर ये बॉन्ड वास्तव में सिंगल है तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। अगर ये डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। लेकिन मेजरमेंट में पता चलता है कि बॉन्ड लेंथ ना 1.54 है, मतलब सिंगल नहीं है, ना 1.33 है, डबल भी नहीं है। बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, मतलब सिंगल से कम और डबल से ज़्यादा। यानी यहाँ पर ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है और ना प्योरली डबल बॉन्ड है, बॉन्ड्स आर मूविंग। तो परिघटना ये क्लियर हो गया। रेजोनेंस के अनुनाद क्या है? एक ऐसी परिघटना है जिसके परिणाम स्वरूप एक ही यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं इस प्रकार लिखी जाती हैं कि कोई भी एक संरचना बेंजीन के समस्त गुणों की व्याख्या या कंपाउंड के समस्त गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती, परंतु समस्त संरचनाओं के द्वारा गुणों की व्याख्या की जा सकती है। रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। अब रेजोनेंस की कंडीशन है कि ये रेजोनेंस है या नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आपके लिए। जैसे अब इसे इस तरह दिखा देते हैं। इसे कुछ लोग गोल भी बना देते हैं वैसे तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, और इस तरह बनाया जाता है। ये ध्यान रहे सर्कल है लेकिन 3 पीस में टूटा हुआ है। मीन्स यहाँ पे ये क्या है, 3 डबल बॉन्ड है एक तरह से, जो रोटेशन में दिखाया गया है। इसे बेंजीन की अनुनादी संरचना या अनुनाद संकर कहा जाता है। तो अनुनाद का चिन्ह कैसा होगा? डबल हेडेड होगा, पहली बात हो गई। अब ये तीनों अनुनादी संरचनाएं हैं या नहीं है, इसकी पहली कंडीशन कैसे डिसाइड करेंगे? परमाणुओं की स्थिति। परमाणुओं की स्थिति, जितनी भी संरचनाएं आपने बनाई हैं सब में परमाणुओं की स्थिति सेम रहनी चाहिए। ये कार्बन जहाँ था यहाँ भी वही है, कार्बन की पोजीशन, इस कार्बन की पोजीशन सब में एक जैसी है, इस कार्बन की पोजीशन भी सब में कैसी? एक जैसी है। मतलब सभी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति समान होनी चाहिए। नंबर 2, तभी अनुनादी संरचनाएं मानी जाएंगी, अदरवाइज वो अनुनादी संरचनाएं नहीं मानी जाएंगी। दूसरी बात हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जितनी भी संरचनाएं हम बना रहे हैं उन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड समझते हैं ना, जोड़ सिंगल, ये जोड़े में होगा। मतलब यहाँ पे सिंगल अगर मैं लिख दूं ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे लिख दिया तो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ये युग्मित और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक है।
तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी में एक जैसी होनी चाहिए। नंबर 3, सभी संरचनाएं कैसी, समतलीय होनी चाहिए। प्लेनर होंगी, ऐसा नहीं एक प्लेनर है दूसरे का शेप कुछ और है तो वो अनुनादी संरचनाएं नहीं कहलाएंगी। और चौथी 4 कंडीशन, सभी की आंतरिक ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। तो कोई भी संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं हैं या नहीं है डिसाइड कैसे होगा, जितने भी स्ट्रक्चर कंपाउंड के आपने लिखे हैं सब में परमाणुओं की स्थिति समान होनी चाहिए, सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, सबकी पोजीशन समतलीय प्लेनर होनी चाहिए और सभी की आंतरिक ऊर्जा समान होनी चाहिए। ये 4 कंडीशंस को अगर संरचनाएं फॉलो कर रही हैं इसका मतलब है कि वो संरचनाएं कैसी हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं। अनुनाद को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्या हम, रेजोनेंस। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, हम करेंगे क्या अनुनाद का। भाई ये अनुनाद जहाँ किसी यौगिक की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी उसका स्थायित्व तो उतना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी मैक्सिमम होगी और स्थायित्व के आधार पर बहुत सारे गुणों की व्याख्या की जा सकती है। अभी हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं होंगी। अब देखिए मैं यहाँ पे अनुनाद के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे HCl मैंने लिखा अभी, HCl, तो डबल हेडेड एरो लगा के इसे इस प्रकार भी लिखा जाता है H+Cl-, ठीक है। तो ये दोनों HCl की क्या हुई, अनुनादी संरचनाएं होंगी हाइड्रोजन क्लोराइड की। अब मैं बेंजीन को लिखूं इसे इस तरह से, डबल हेडेड एरो लगाया हुआ है भाई। ड्राइंग राइटिंग थोड़ा ऐसी है, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ लगा दिया इस तरह से, मतलब बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। ये भी अनुनादी संरचनाएं हैं। तो यहाँ पे आपको अंतर समझना होगा मेसोमेरिक प्रभाव में अनुनाद में। भाई रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट बोथ आर सेम। अनुनाद और मेसोमेरिक प्रभाव एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। पहली बात, ये 2 उदाहरण मैंने इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए लिए हुए हैं। अगर अनुनादी संरचनाएं जिस कंपाउंड के अंदर लिखी जा रही हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, M फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स दिख रही हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, तो उसे हम बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट यानी मेसोमेरिक प्रभाव। क्लियर हुआ? याद करने का तरीका, M से मल्टीपल बॉन्ड, M से मेसोमेरिक प्रभाव। अगर अनुनादी संरचनाओं के अंदर क्या है, अनुनादी संरचनाओं के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर, तो ये एक प्रभाव, ये अनुनादी प्रभाव भी है, इसे हम अनुनाद भी कह सकते हैं और इसे मेसोमेरिक प्रभाव भी कह सकते हैं। क्या समझ में आया कि जो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अनुनाद तो है, अनुनाद है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड सिंगल ही है, तो इसे बोलेंगे अनुनादी प्रभाव। अनुनादी प्रभाव यानी कि जो अनुनादी प्रभाव है वो मेसोमेरिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर अनुनादी संरचना मतलब समस्त अनुनादी संरचनाएं मेसोमेरिक संरचनाएं नहीं होती हैं, अगर कोई प्रभाव अनुनादी प्रभाव है, अब यहाँ पे ये प्रभाव सिर्फ अनुनादी है, मेसोमेरिक नहीं है, यहाँ पर ये प्रभाव अनुनादी होने के साथ साथ मेसोमेरिक भी है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, तो जो मेसोमेरिक प्रभाव होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, अनुनादी होगा। लेकिन जो अनुनादी होगा वो मेसोमेरिक हो भी सकता है और मेसोमेरिक नहीं भी हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट क्लियर हो गया। अब इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इससे हम पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम कहाँ किस प्रकार से किन गुणों की व्याख्या करेंगे मेसोमेरिक प्रभाव के आधार पे। अब ये प्रभाव देखिए किस प्रकार का होगा। जैसे मैं मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करूँ, एक हम उदाहरण यहाँ पे लेते हैं इस तरह से, C डबल बॉन्ड, ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NH, और यहाँ पे मैंने NH2 लिखा और यहाँ पे मैंने NH2 लिखा। ये है ग्वानिडीन, हिंदी में भी लिख सकते हैं नाम आप, ग्वानिडीन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन अभी जो GIC लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था, GIC प्रवक्ता वाला एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, उसमें इस पर एक प्रश्न भी आया था, तो उसी को हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब इसमें क्या है, देखो एक तो नाइट्रोजन परमाणु को थोड़ा सा हम समझें, 2,5 है, तो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 2,5, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन परमाणु अगर NH2 की फॉर्म में है,
इस तरह से, मतलब ये हो गया क्या, NH2, और एक बचा हुआ बॉन्ड कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, किसी न किसी एटम के साथ जुड़ा होगा, एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, मैंने मान लिया A के साथ जुड़ा हुआ है। अब नाउ वी हैव टू कंसिडर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, अभी बताया था मैंने, 5 में से नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ इस्तेमाल कर लिया इस बॉन्ड को बनाने में, 1 इलेक्ट्रॉन का यूज यहाँ कर लिया इस बॉन्ड को बनाने में, और 1 इलेक्ट्रॉन का यूज यहाँ कर लिया एक बॉन्ड को बनाने में, और 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 का यूज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। क्लियर है? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, पहले वाला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें, कि यहाँ पर एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक ए का और एक एन का। इससे उल्टा 2 इलेक्ट्रॉन के बदले क्या बनेगा, एक बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है साझे का है, नाइट्रोजन का भी है हिस्सा है इसमें और हाइड्रोजन का भी है, तो इसे कहते हैं साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इंग्लिश में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। ये भी क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये भैया साझे का नहीं है, ये पर्सनली किसका है, नाइट्रोजन का है, तो इसे ही बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब मामला शुरू होता है। अब मैं पुरानी वाली बात पे आता हूँ। मैंने बोला था कि 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बदले 1 बॉन्ड लगाया जा सकता है अगर इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं के बीच में है। अगर मतलब साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को हम बॉन्ड से शो करते हैं, ये इस तरह से बॉन्ड बन गई NH2। कहना क्या चाहता हूँ कि NH2 में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और लोन पेयर अगर किसी परमाणु के पास है तो वो डेफिनेटली अनुनाद में भाग ले सकता है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाना है कि ग्वानिडीन बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ग्वानिडीन क्षारीय क्यों होता है। अब लोन पेयर, एक लोन पेयर NH2 में मैंने दिखाया, नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर, इसके पास भी है लोन पेयर, इसके पास भी है लोन पेयर, इसके पास, हम शो करें या ना करें, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर नाइट्रोजन पर क्या है, एक लोन पेयर है। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना, भाई 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, अगर उसने 3 का इस्तेमाल कहाँ कर लिया, बॉन्ड बनाने में, तो क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 लोन पेयर बच जाएगा। तो हर पे है। अब ग्वानिडीन को जब जल के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, आयोनाइज होगा। कैसे, H+ में और OH- में, इस तरह से आयोनाइज हो जाएगा। इस H+ को प्रोटॉन भी बोला जाता है। H+ एक्चुअली है क्या, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के जुड़ने की क्रिया प्रोटोनेशन या प्रोटॉनीकरण कहलाती है। तो हम देखते हैं क्या होगा अगर ग्वानिडीन के साथ प्रोटॉन जुड़ जाता है, अटैच हुआ यहाँ पर। तो अब अभी 2 प्रॉब्लम्स हैं सर, कि ये H प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन युग्म तो यहाँ पर भी है, H+ का मतलब भाई हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बस सिंगल इलेक्ट्रॉन, पता है ना, H1 इस तरह से। तो H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो H+ बन गया, मतलब पैदल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2। भाई H+ का मतलब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन का पहला कोश ही अंतिम कोश होता है, अतः हाइड्रोजन को स्थायित्व के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन अब H+ स्थायित्व की तलाश में है, 2 इलेक्ट्रॉन को खोज रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 जगह दिख रहे हैं सर, एक डबल यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, दोनों नाइट्रोजन सर अलग अलग हैं। ये नाइट्रोजन पहले प्रकार का नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरे प्रकार का नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब H कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, दोनों को हम एक एक करके अभी कंसिडर करेंगे। तो देखिए, पहले मैं जो सही चीज़ बताता हूँ, फिर बाद में दूसरी चीज़ भी एक्सप्लेन कर दूंगा। H पहुँचा सपोज यहाँ डबल बॉन्डेड के पास ही जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास ही जाएगा, सिंगल बॉन्ड के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा अभी बताऊँगा, पहले हम डबल बॉन्डेड को देखते हैं। अब क्या हुआ, ये मैंने सर सेम उतारा है, ऐसे ही जैसे था वैसे ही लिखा है, अभी कोई चेंज नहीं किया गया है, इस तरह से, ठीक है। अब ये पोजीशन लिख गई, सेम पोजीशन लिख दी मैंने। अब H+ आया यहाँ पर, H को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब N ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, N ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। N ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो N पे चार्ज कैसा आ गया, प्लस का। ध्यान दो ना, चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है वो समझा रहा हूं। N ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, N पे चार्ज कैसा आ गया, प्लस का। उस इलेक्ट्रॉन को H ने ग्रहण कर लिया,
H पे चार्ज कैसा आ गया, माइनस का, और ये प्लस माइनस कैंसिल, चार्ज खत्म हो गया H का, चार्ज केवल किस पे रह गया, प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे। ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे और दो इलेक्ट्रॉन कायम बदल जाएंगे, बॉन्ड में साझा होगा तो ये इस तरह लिखा जा सकता है, या हम लिख सकते हैं NH2 और चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया। दूसरा देखिए, ये रेजोनेंस अनुनाद का चिन्ह लगाया है मैंने, इसे हम अनुनाद भी बोल सकते हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होता है तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट ही प्रेफर करते हैं बोलने के लिए। अब क्या होगा इसमें, देखिए मेसोमेरिक प्रभाव दिखाने वाले समूह परमाणु अणु दो प्रकार के होते हैं, या तो वो प्लस m का होता है या माइनस m का होता है। प्लस m वो जो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ा दे, किसी पर्टिकुलर एटम पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को प्लस कर दे, बढ़ा दे, वो कहलाएगा प्लस m प्रभाव वाला समूह। अगर पर्टिकुलर एटम पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को घटा दे तो कहलाएगा माइनस m प्रभाव वाला समूह। जैसे A के साथ मैंने यहाँ पे B जोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे देखना है A और B के बीच में बॉन्ड है, A क्या कर रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को धकेल रहा है, किसकी तरफ, B की तरफ। तो B पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि A इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है किसकी तरफ, B की तरफ, तो B पर उपलब्धता क्या होगी, बढ़ जाएगी। A क्या कहलाएगा, प्लस m प्रभाव वाला समूह। अगर A B को इलेक्ट्रॉन देने के बजाय B के इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींचने लग जाए, इसने इलेक्ट्रॉन B को दिए, नतीजा क्या हुआ, B पर इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहे हैं, तो ये हो गया प्लस m प्रभाव वाला समूह। अगर A इलेक्ट्रॉन देने के बजाय अपनी ओर खींचने लग जाए तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, नतीजा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे यहाँ पे घटते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घटेगी। तो A ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को घटा दिया, ये कहलाएगा माइनस m प्रभाव वाला समूह। इसे भी अभी हम शेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मामला क्या होगा, यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रॉन, पहले मैं इस संरचना को सेम उतारता हूँ नीचे, इससे थोड़ा सा प्रोटॉन तो आपकी समझ में आ ही गया है, मैं मिटा देता हूँ जिससे साफ साफ आपको दिखे। इसे मैं इधर लिख लेता हूँ, चलो नीचे ही लिखते हैं, यहाँ ज़्यादा बेटर होगा। मैं जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस सेम स्ट्रक्चर को केवल कॉपी कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब क्या होगा, दूसरी कहानी। अब नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सर आपको, नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, उस इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने ग्रहण कर लिया, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस और इस पे नेगेटिव। इस इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 4 5 हो गई। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5 नहीं बना सकता। नतीजा क्या होगा, इनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड का मतलब क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का हाई है, उसे मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, साझा हो रहा था कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का था। जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये वाला। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कार्बन पे चार्ज प्लस, और इस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ने ग्रहण कर लिया, नाइट्रोजन पे चार्ज माइनस। अब आप क्या देख पा रहे हैं, प्लस माइनस चार्ज यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था भैया अभी, तो प्लस माइनस चार्ज यहाँ भी कैंसिल हो गया और दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ गए। कैसे, एक तो नाइट्रोजन का था, एक कार्बन ने त्याग दिया। अगला स्ट्रक्चर ये बन गया सर, देखिए एक ये था, एक ये था। समझ में आ रही होगी बात। तीसरी कंडीशन एक और हम देख सकते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं फिर से यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, विजन बेटर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये इस तरह से कॉपी किया जा रहा है इस स्ट्रक्चर को। अब देखिए, अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, प्लस चार्ज आ गया इस पे, उस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन ने ग्रहण कर लिया, ये आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने साझा कर लिया, आपस में साझा हो गया, एक कार्बन का एक नाइट्रोजन का, और यहाँ पे बन गई बॉन्ड।
कार्बन फिर से अनस्टेबल हो गया क्योंकि 1 2 3 4 5 बॉन्ड सोचिए यहाँ पे। अब कार्बन, अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस स्थायित्व को कैसे बैलेंस करेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 में 1 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का ऑलरेडी है, एक किसका है, 2 में 1 तो नाइट्रोजन का ही था ना, तो उसके जाने से चार्ज में अंतर नहीं पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, किसे दे दिया, नाइट्रोजन को। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, कार्बन पे प्लस चार्ज, नाइट्रोजन ने ग्रहण किया, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज। रिजल्ट क्या हुआ, चार्ज प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए प्लस माइनस कैंसिल हो गया और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो गए, नाइट्रोजन पे इकट्ठे हो गए। इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये बन गया। तो अब आप देखें, ये भी अनुनादी संरचना है, डबल हेडेड एरो से दिखा रहे हैं, इसे मेसोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एक स्ट्रक्चर, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये और तीसरा वाला ये, तीनों स्ट्रक्चर्स में परमाणुओं की स्थिति कैसी है, सेम है, जो मैंने बताई थी भी अनुनाद की कंडीशन। तीनों स्ट्रक्चर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कैसी है, सेम है। तीनों स्ट्रक्चर्स की ऊर्जा लगभग सेम है, उसे हम देख नहीं सकते, समझना होगा। आकृति समतलीय है, तीनों की एक जैसी है। तो अब इसका मतलब 3 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। अब 3 अनुनादी संरचनाओं का मतलब है कि ये चीज़ कैसी है, अत्यधिक स्थायी होगी। कैसी होगी, स्थायी। अब यहाँ से गोनाडिन का मामला निकल के आ जाएगा, क्या होगा, ये चीज़ समझ में आ गई कि ये स्ट्रक्चर 3 अनुनादी संरचनाएं, तीनों स्थायी क्यों हैं। अब इसके क्षारीय होने का कारण ये है, ग्वानिडीन जब जल के अंदर जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे करके H+ और OH- करके आयोनाइज होगा। ये H+ यहाँ पर आ गया, H+ को कैप्चर कर लिया किसने, ग्वानिडीन ने, है ना। अब आप समझिए, जो प्रोटॉन अम्ल क्षार की परिभाषा ना इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर भी दी जाती है सर, प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही के आधार पर भी दी जाती है, HN OH के आधार पर भी दी जाती है, वो बेसिक क्लास में मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर इसने प्रोटॉन ग्राही का काम कर रहा है, तो कौन हो गया, बेस या क्षार हो गया। इसने ये प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद की स्थिति क्या कहलाएगी, अम्ल कहलाएगी, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्राही है, क्षार, ये प्रोटॉन दाता है। अब ये प्रोटॉन ग्रहण नहीं कर सकता, ये प्रोटॉन देगा, इसलिए कौन है, अम्ल है, तो वो क्षार है। और ये इसका संयुग्मी अम्ल, कंजुगेट एसिड, ये बेस हो गया और ये इसका कंजुगेट एसिड हो गया। समझ लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब चूंकि अब अगर ये चीज अस्थायी होती अगर, तो ये कुछ ही देर के बाद रिएक्शन रिवर्स हो जाती और HN फ्री हो जाता। HN फ्री होने का मतलब है अम्लता बढ़ जाती। लेकिन ये स्ट्रक्चर चूंकि अनुनाद है, अनुनाद के कारण कैसा है भाई, स्थायी है। स्थायी का मतलब जो HN कैप्चर किया हुआ है उसे रिलीज नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, HN इसी के अंदर रहेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल का HN इसके अंदर क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, OHN फ्री है, OHN फ्री होंगे तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि ग्वानिडीन अधिक क्षारीय कब होता है, जलीय माध्यम की उपस्थिति में ग्वानिडीन अधिक क्षारीय होता है। पहली बात क्लियर हो गई। ग्वानिडीन की क्षारीयता के लिए जिम्मेदार कौन है, नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म। नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। वो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करने का काम करेगा, इसीलिए ग्वानिडीन अधिक क्षारीय होता है। ओके डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।